हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको याद से ज़रूर देख ले, क्योंकि वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट पार्ट 8 से स्टार्ट है, जो है आपातकाल संदर्भ में विवाद। जब 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय बहुत से विवाद उठे थे, तो उन्हीं विवादों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उठा था तो वो ये था, क्या आपातकाल ज़रूरी था? उस टाइम पे जो सरकार थी, केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार, उसने बताया आपातकाल लगाने के कारण क्या थे। आपातकाल लगाने का पहला कारण आर्थिक तंगी। देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी जो थी वो भी बढ़ रही थी, रोज़गार कम हो गया था। 1975 में 23% कीमतों में वृद्धि हुई थी, 1974 में 30% कीमतों में वृद्धि हुई थी। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं उस टाइम पे देश के हाल कैसे चल रहे थे, जिसके कारण आपातकाल लगाना हो सकता है ज़रूरी था अभी। क्योंकि देश के अंदर जब इतनी सारी आर्थिक परेशानी होगी तो देश को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ सूरतों में हमें ये भी महसूस होता है कि आपातकाल इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिस सरकार के द्वारा लगाया ही गया। गुजरात छात्र आंदोलन। पॉइंट नंबर 2, गुजरात के छात्रों ने जनवरी 1974 में खाने पीने की वस्तुओं पर बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये भी एक कारण है आपातकाल लगाने का। पॉइंट नंबर 3, बिहार आंदोलन, जिसको जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा आंदोलन छेड़ा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी कर रहे थे। पॉइंट नंबर 4, रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1974 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेल हड़ताल की गई, जिसमें देश को काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो ये भी एक कारण था आपातकाल लगाने का। रेल हड़ताल इसलिए भी एक कारण बना क्योंकि पूरे देश के अंदर अगर हम किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं बड़ी मात्रा में, तो हम ज़्यादातर रेलवे का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब रेलवे के लोगों ने हड़ताल कर दी थी तो उस टाइम पे देश को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहे थे बेचने के लिए। अगर हम बेचते तभी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती। लेकिन उस टाइम पे जो रेल हड़ताल हुई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ गया था देश को। पॉइंट नंबर 5 को आप दो तरीके से बोल सकते हो। उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना, या दूसरा तरीका राजनारायण का फैसला। तो 1975 के दिन इलाहाबाद के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद एक तरीके से राजा का पद है, और राजा से अगर हम ये कहेंगे कि आप गलत तरीके से राजा बने हो तो वो यही सोचेगा कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने भी यही सोचा हो, इसीलिए उसको लगा हो कि हमारे देश के अंदर अंदरूनी गड़बड़ी ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण आपातकाल लगाना ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए शायद उसने अपने टाइम पे आपातकाल की घोषणा कर। 6 पॉइंट है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिसमें राज्य व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से आपातकाल की घोषणा हुई थी। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा उठा था वो ये था, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल के समय ये निम्नलिखित बातें हुई थी। पॉइंट नंबर 1, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। पॉइंट नंबर 2, 42वां संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन करके प्रावधान लाया गया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पॉइंट नंबर 4, 20 सूत्री कार्यक्रम का दावा। सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करवाने का दावा किया, जिसमें भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूर में पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति इत्यादि मसले शामिल थे। पॉइंट नंबर 5, विरोधी आंदोलनों को समाप्त किया। कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी की गई। पॉइंट नंबर 7, शाह आयोग का आंकलन। इनका मानना था कि निवारक नज़रबंदी के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। पॉइंट नंबर 8, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीसरा जो सवाल था वो था, आपातकाल से हमने कौन से सबक लिए, यानी आपातकाल जो लगा था उससे हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, लोकतंत्र को विदा करना कठिन। भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। पॉइंट नंबर 2, आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे।
आपातकाल को देखते हुए ये बदलाव किया गया कि अब आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल पहले राष्ट्रपति को लिखित में देगा। अगर वो लिखित में देते हैं तो ही आपातकाल लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता। तीसरा जो पॉइंट है वो है नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। आपातकाल के समय नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, जिसके लिए बाद में नागरिक अधिकारों के लिए संगठन बनाए गए। इन संगठनों को काम था नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, तथा जब भी नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना हो तो उसके लिए कोर्ट में जाके ये याचिका दर्ज करे, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वापस से लाया जा सके। आपातकाल के बाद की राजनीति। 1977 के चुनाव में विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। लोकतंत्र बचाओ के नारे के द्वारा विपक्ष को इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 1977। पॉइंट नंबर 1, बड़ी पार्टियों का एकजुट होना। 18 महीने आपातकाल जाने के बाद बहुत सी बड़ी पार्टियां एकजुट होने लगी थी। पॉइंट नंबर 2, जनता पार्टी का उदय। मार्च 1977 के चुनाव के लिए बहुत सी बड़ी पार्टियों ने एकजुट होकर एक दल बनाया, जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलकर जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई, जिसको कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कहा गया, जो बाद में जाकर जनता पार्टी में मिल गई। पॉइंट नंबर 4, 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी, उसे 33% सीट भी पूरी नहीं मिल पाई थी। हमारे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो थी वो आज़ादी के समय से ही चले आ रही थी, तो ऐसे में हमारे देश में कांग्रेस सरकार की इतनी बड़ी हार को बहुत ही बड़े पैमाने पर देखा गया। पॉइंट नंबर 5, जनता पार्टी की जीत। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 542 सीटों में से 330 सीट मिली थी। खुद जनता पार्टी को अकेले 295 सीटें मिली थी। ये भी उस टाइम के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। उत्तर भारत में कांग्रेस की हार। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस सरकार को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक एक सीट मिली थी। इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हारे। ये दोनों ही जगह ऐसी थी जहां से कांग्रेस कभी नहीं हार सकती थी, लेकिन उस टाइम पे इन जगहों से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य भारत और दक्षिण भारत में कांग्रेस की जीत। 1977 के चुनाव में महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस सरकार की जीत हुई। मध्य और दक्षिण भारत में कांग्रेस की जीत के कारण। आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल का प्रभाव हर एक राज्य में एक जैसा नहीं पड़ा। मध्य और दक्षिण के भारत में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आपातकाल का जो प्रभाव था मध्य और दक्षिण भारत में नहीं देखा गया इतना। उत्तर भारत में नसबंदी। पॉइंट नंबर 2, लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ने तथा विस्थापित करने तथा ज़बरदस्ती नसबंदी करवाने का जो काम था वह उत्तर भारत में ही हुआ था। जनता पार्टी का एकजुट ना रह पाने का कारण। प्रधानमंत्री बनने की होड़। पॉइंट नंबर 1, जनता पार्टी में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम द्वारा प्रधानमंत्री बनने की होड़ की गई, जिससे जनता पार्टी का एकजुट रह पाना मुश्किल हो गया। मतलब कि ये तीनों लोग ही प्रधानमंत्री बनने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, जबकि एक ही पार्टी में थे ये। पॉइंट नंबर 2, मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने से जनता पार्टी में खींचतान। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने से जनता पार्टी में खींचतान बढ़ी तथा वह कुछ ही दिन एकजुट रह पाए। पॉइंट नंबर 3, जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी। जनता पार्टी में बहुमत की कमी थी, जिसके कारण उन्होंने बहुमत खो दिया। पॉइंट नंबर 4, कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर चरण सिंह की सरकार। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन को वापस लेने की वजह से चरण सिंह की सरकार 4 महीने में ही ख़त्म हो गई। इस तरीके से जो हमारे लास्ट के टॉपिक थे, जो कि एंड हो रहा है हमारे यहाँ पे चैप्टर, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे एक और है। नोट्स करके मैंने यहाँ पे लिखा है, आरक्षण का शोर जो था वो 1977 के चुनाव में ही बिहार के अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर खड़ा हुआ था। इस चैप्टर का जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। और इसका पार्ट 4 जो आएगा उसके अंदर मैं आपको पैराग्राफ और जो इसके अंदर मैप हैं वो सारे मैप और पैराग्राफ समझाऊंगा, और उनसे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको मैं 4th वीडियो में समझा दूंगा। इसके 4th पार्ट में आपको फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा, और बाकी दोनों वीडियो भी चैनल के प्लेलिस्ट पे सेंड कर दी जाएगी कुछ ही टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे।